गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स। मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद राहुल 247 पर। चलिए पेपर 2 वाले लोग जिनका सामाजिक अध्ययन है या गणित और विज्ञान है, आप बाल विकास और अधिगम के प्रश्नों को कैसे टैकल करेंगे, कैसे उसको ऑप्शन छाटेंगे और कैसे टैगवर्ड प्रश्न के साथ लगाएंगे, ये तरीका मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ 2023 के प्रश्न पत्र के हल के साथ। एक दो दिन आपका क्लास नहीं हुआ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण। आप सभी का लाइव क्लास का टाइमिंग रहेगा 9 PM 9 बजे रात को, क्योंकि 8 बजे थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है। चलिए बिना देरी की हम लोग शुरुआत करते हैं CDP की ओर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए 20 अगस्त 2023 को एग्जाम हुआ था। 6 to 8 का ये पेपर है। पहला प्रश्न है बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप देख सकते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो देखिए आपका ऑप्शन है पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों। ठीक, तो यही इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए 2 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है। ऑप्शन है रूप प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। देखिए प्रमाण जो होता है उसका तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए, यही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। देखिए समावेशी कक्षा से, समावेशी शिक्षा से जो NEP 2020 है, 2020 उस समावेशी कक्षा पे ही, समावेशी शिक्षा पे ही ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। सभी शिक्षार्थियों के लिए मानक पाठ्यचर्या आगे देखते हैं। विद्यार्थियों का उनकी योग्यताओं के आधार पर पृथक्करण, ये वर्गीकरण निगेटिव वर्ड है, काट दीजिए, आंसर नहीं होगा। केवल व्यावसायिक शिक्षा, केवल निगेटिव वर्ड है, काट दीजिए। सभी शिक्षार्थियों के लिए मानक पाठ्यचर्या, ये लगभग सही है, लेकिन आगे देखिए इसे भी बेटर ऑप्शन है क्या। व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन, यानी व्यक्तिगत विभेद है लेकिन उसके बाद उसको देखते हुए पाठ्यचर्या में लचीलापन, ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। ओके, 4 नंबर प्रश्न है कथन और कारण वाला जब भी आपको प्रश्न मिले, और ये बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। आगे देखते हैं। आर खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होता है। तो ऐसे प्रश्नों का जवाब अगर आपको एग्जैक्ट उत्तर पता ना हो तो आप जाइएगा दोनों सही और ये व्याख्या करता है। अगर सही जवाब पता है, यहाँ आप देख सकते हैं ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। 5 नंबर प्रश्न है, आप देख सकते हैं 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न यहाँ है निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं। तो इसका ऑप्शन हम लोग देखेंगे। देखिए इस प्रश्न का, तो नीचे आपको ऑप्शन समझ की अग्रवर्ती गहनता,
तो ये सही है। सीखने की तेज गति। अगला है समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता नहीं। शारीरिक विकास की तेज गति। ये आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए और बी सही है। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है देखेंगे आप लोग। श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। श्रवण बाधिता बच्चों के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। ये बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। इसकी व्याख्या भी आप यहाँ देख सकते हैं। व्याख्या को भी आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग 7 नंबर देखते हैं। समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं डैश में समान है जबकि डैश में भिन्न है। तो समायोजन में सामान्य है लेकिन संशोधन में भिन्न है। चलिए 8 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा। ये निगेटिव ही पूछा है। ज्ञान व्यक्ति परक है। अगला, शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं। ये तो बिल्कुल सही है, तो ये आंसर होगा ही नहीं। प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। आगे देखते हैं। ज्ञान बहुलावादी और बहुविध है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बड़ा ऑप्शन सही, ऑप्शन सी। चलिए 9 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। ऑप्शन है शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा करना है, उतना ये प्रभावी नहीं है। अगला, व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना नहीं, डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना नहीं, पुरस्कार राशि के लिए प्रतियोगिता में भाग लेना। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से सही जवाब हो जाएगा व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र का बजाना। चलिए अगला 10 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। कथन और कारण वाला प्रश्न है। शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूहों के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए और शिक्षा एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। मैं क्यों कह रहा हूं कि कथन और कारण वाला प्रश्न का जवाब आप यही ऑप्शन चुनिएगा, मैक्सिमम प्रश्नों में ये आंसर सही होता है। चलिए 11 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है। महारत निपुणता लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। 12 नंबर प्रश्न है भाई बहन के रिश्ते। तो भाई बहन के रिश्ते क्या है। माता पिता और साथियों के साथ संबंधों में भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। फिर कथन और कारण वाला प्रश्न आ गया। तो देखिए इसका भी जवाब आप कथन और कारण देखेंगे। बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफी भिन्नताएं मौजूद होती हैं, बिल्कुल सही है। विकासात्मक अंतर आनुवांशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है, ये भी सही है। तो ऐसा जब भी कथन और कारण वाला सवाल मिले ए और आर दोनों सही है,
आर ए की सही व्याख्या करता है। अब तुक्का लगाइएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। 14 नंबर, विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया? निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है? कथन यहाँ है, जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं, उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो 14 का सही जवाब हो जाएगा, भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित होते हैं। या तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है। क्या है? संवेदनशील काल है। चलिए 15 नंबर प्रश्न देख सकते हैं। वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं को पढ़ाना सिखाया जा सकता है। तो प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए 16 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, 16 नंबर, बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ऐसा करने के लिए सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। आंसर हो जाएगा सी। चलिए 17 नंबर देखते हैं। जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है? तो उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके। ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए हतोत्साहित, ये तो निगेटिव वर्ड हो जाएगा। उसे कहकर कि वह समस्या को सुलझाना छोड़ दे, ये भी गलत। उसे उत्तर प्रदान करके नहीं, उत्तर प्रदान कर देना तो वो सीखेगा क्या? पहले उसको मौका दिया जाए। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण डैश में केंद्रित होता है। तो 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सहकारी अधिगम। चलिए 19 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। देखिए सामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादक लेव वाइगोत्स्की ही थे। जब भी समाज की बात की जाए तो वाइगोत्स्की के साथ चले जाइए, इधर उधर ना जाइए। पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं हैं। इन्होंने विकास के गुणात्मक अवस्थाओं को बताया पियाजे ने। तो बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती है। ये डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न, 18, 19 और ये 20, 21 गायब है। चलिए 22 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। अभिकथन है, प्रत्येक वर्ष लता जो कि कक्षा 7 की शिक्षिका है, उनके क्षेत्रों में कैरियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। लैंगिक जेंडर अंतर जन्मजात है और समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सही है परंतु आर गलत है। चलिए 21 नंबर प्रश्न यहाँ आप देख सकते हैं। 21 नंबर भुला गया था ना इधर उधर, यहाँ देखिए नीचे में है 21 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न है,
एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी किस रूप में जाना जाएगा? एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, तो बिल्कुल ये सही जवाब हो जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को डैश कहा जाता है और इन्हें डैश सीखा जाता है। तो इन्हें भूमिकाएं बाल अवस्था की सभी अवस्थाओं को लेकर वयस्कता में भी सीखा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। यहाँ पे आप इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है, बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता की सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की एक अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया? तो हॉवर्ड गार्डनर ने, ये इसका सही जवाब हो जाएगा हॉवर्ड गार्डनर। आपको पियाजे, हॉवर्ड गार्डनर, लेव वाइगोत्स्की, स्पीयरमैन, इन सब के बारे में पढ़ना होगा और वो मैं कंटेंट लाऊंगा और बहुत जल्द लाने वाला हूं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। 27 नंबर, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिल्गिन द्वारा क्या की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नैतिक तर्क में लैंगिक विभिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी? तो विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए लगातार ग्रेड और प्रतिपुष्टि प्रदान करना, लगातार ग्रेड देना, ये निगेटिव वर्ड है, गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें, यानी बच्चे स्वयं से जब काम करेंगे तो अपना मूल्यांकन भी करेंगे और सीखेंगे भी। 29 नंबर प्रश्न, चलिए 29 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों को पहचान करने के लिए कहना चाहिए। उदाहरण के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है, जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए सही है, लेकिन आर गलत है। और आज का आखिरी प्रश्न 30 नंबर, उम्मीद है आप सभी वीडियो देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गणित और विज्ञान का प्रश्न कल दिन में मैं महामैराथन कराने वाला हूं, फिर सामाजिक विज्ञान का 2023 का और गणित विज्ञान का जुलाई 2024 का, और जुलाई और दिसंबर का 2024 का सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र मैं करा चुका हूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दें और फिर उसकी बारीकियां पढ़ाएं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में किसी नए टॉपिक के साथ, हिंदी भाषा 1 और भाषा 2 के साथ। धन्यवाद।